बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने एक स्पीच की है बड़े हाथ लहरा लहरा के, और उन्होंने अपने पीछे कुछ मिसाइल भी दिखाने की कोशिश की है, जिससे वो ये साबित करना चाह रहे थे कि हमारा S-400 सिस्टम जो है वो अभी तक महफूज है। वहाँ के मीडिया ने जो किरदार अदा किया उसकी तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी जितनी उनको एम्बेरसमेंट का सामना हुआ, बड़े बड़े सहाफ़ी जो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को हार चुके हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने उनकी फेक न्यूज़ और फॉल्स रिपोर्टिंग को काउंटर किया। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, मोदी साहब की जो स्पीच है इसको आप कैसे देखते हैं कि उनके अल्फाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मुताबिकत रखते थे? लेकिन फैसल साहब, ये ऐसे ही है कि आप एक जंग हार चुके हैं और उसके बाद आप पे दबाव है, अंदरूनी दबाव भी है, बैरूनी दबाव भी है, और हर साइड से उन पे ऊपर दबाव है। एक तो ये उन्होंने, वो कहते हैं ना, बम को लात मारी है, खुद ही एक पंगा लिया है, और पंगा लेके उसके बाद फंस गए हैं। अब फंसने के बाद अब उन्होंने कौम को तो मुतमिन करना था, कुछ बताना था कौम को, तो वो एक हारे हुए लश्कर का एक हारा हुआ सिपा सलार जिस तरह से बात कर रहा होता है, तो वही बातें वो कर रहे थे। पूरी तकरीर में आप देखें ना, वो आज से कुछ साल पहले तो वो कह रहे थे राफेल होता तो काम ही कुछ और होता, तो जो तकरीर की उसमें तो राफेल का जिक्र तक नहीं किया कि राफेल ने क्या किया उनके। तो उनको इल्म है कि यार गेम हाथ से निकल चुकी है, कौम को अब कुछ मुतमईन करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो मोदी साहब ने जो हरकत कर दी है, अब सडनली उनका जो ग्राफ है वो नीचे आएगा, और उसके बाद मैक्सिमम 1-1.5 साल के अंदर आप मोदी साहब को इक़्तिदार से जाता हुआ देखेंगे, और ये चीज़ उनको नज़र आ चुकी है। और जब चीज़ें नज़र आई, नौशता दीवार आपके सामने लिखा हुआ हो, पढ़ तो वो प्रॉम्प्टर से रहे थे, सामने आपको बताया प्रॉम्प्टर सामने लिखा होता है, उससे देख के पढ़ रहे थे, लेकिन नौशता दीवार उस पर नज़र आ रहा था उनके साथ कि प्रॉम्प्टर के ऊपर वो तो नहीं लिखा होगा कि आपने रिज़ाइन देना है आज या कल, लेकिन उनको नज़र आ रहा था कि मेरा घर जाना यकीनी हो चुका है, और जो मेरे ऊपर कारी ज़रब लगी है, जो इंटरनेशनल प्रेशर भी अब आ रहा है। उसके बाद फिर यही तकरीर इसी तरह की घिसी पिटी बातें होती हैं। और क्या कहते हो, मुझे बताएं ना, आप क्या कहते हो? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस टेंशन का आगाज जिस वाक़े से हुआ, पहलगाम वाक़या, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने अभी तक भी कोई उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पे कोई अग्री हुआ है, इंडिया नहीं हुआ? और आप क्या समझते हैं कि ये भी जो वाक़या था पहलगाम का, ये किसी इनसाइड स्टोरी का भी कोई शाखसाना हो सकता है? देखिए फैसल साहब, अगर इस वाक़े में पाकिस्तान 1% भी मुलव्वस होता, आप खुद सोचें, इंडिया 1 मिनट भी लगाता? इंडिया कहता अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाओ, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाओ, कोई कमीशन बुला लो, करवाओ तहकीकात। इंडिया बैकफुट पे है। ये वाक़या इंडिया ने खुद करवाया है, राह ने खुद प्लान किया है, खुद ये करवाया है, ताकि नरेंद्र, क्योंकि आपने देखा नहीं, वो जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए थे, तो उसके बच्चों के साथ कैसे खेल रहे थे, गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे, किसी को गोद में उठा के मोर पंख दे रहे हैं, किसी को बाहर जाके बच्चों को दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये सारा मकसद ये था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, वो करीब है ट्रम्प की, उसके थ्रू हम एक दबाव डालने की कोशिश करें, पाकिस्तान पे एक हमला करें। वो हमला कामयाब हो गया तो इलेक्शन में हमें कामयाबी मिल जाएगी, और इलेक्शन में कामयाबी मिल जाएगी तो मोदी साहब की और जय-जयकार हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी, और मोदी साहब एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे। अब वो उसमें तो नाकाम हो गए, अब ना स्पिरिचुअल लीडर बन सकें, ना मोदी साहब का कोई मकाम है, थू थू हो रही है हर साइड पे। वो जो मीडिया है थोड़ा बहुत, वो अब देखिए, अब ये हाल हो गया है कि कांग्रेस ने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं मोदी की, कि गायब के नाम से मॉडल तस्वीरें लगाई हैं। तो जितना भी इंडियन मीडिया है, मैं देख रहा था उनके एक चैनल को, तो वो कह रहे हैं गायब, ये तो आप मोदी साहब को कह रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो उस कांग्रेस के लीडर ने पूछा कि ये मोदी साहब हमने तो लिखा ही नहीं कहीं पे, ये तो एक बंदा जिसका सर कटा हुआ है, हाथ कटे हुए हैं, और वो खड़ा हुआ है, और हमने नीचे गायब लिखा है। अब आपने समझ लिया कि ये गायब मोदी है, फिर हम क्या कह सकते हैं? तो सबको समझ आ रही है कि मोदी साहब की पल्ले कख नहीं रहा, और मोदी साहब के साथ बहुत बुरा होने वाला है, मैं आज बता रहा हूँ। यानी इसकी एक अलग से इनसाइड स्टोरी है कि इन्होंने ये खुद ही करवाया सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, बिल्कुल ऐसे, अपनी मकबूलियत को बरकरार और रखने ये के राज लिए। आज नहीं तो कल जरूर खुलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्लीन है। पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अगर हम मुलव्वस हैं तो हम, जो हमारे अंदर लोग हैं, हम उनको देखें। मुंबई हमले की भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, सब कुछ यही। अब देखें, मजे की बात ये, इंडियन जो फॉरेन सेक्रेटरी है उससे बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन का क्या बना, उसने कहा इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। वो गधे के बच्चों, अगर स्टिल ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो तुम लोगों ने अटैक यहाँ क्या दही लेने के लिए अटैक किया था पाकिस्तान पर? अच्छा रिजवान साहब, वहाँ पे इतनी ज्यादा मीडिया पे पाबंदियां होने के बावजूद, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं ना कि वहाँ पे मीडिया अभी आजाद नहीं है,
तो उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि ये क्या सिक्योरिटी लैब्स था जिसकी वजह से इतना बड़ा अटैक हुआ, और फिर अटैक होने के बाद अटैक करने वाले कहाँ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ना। तो उसके ऊपर अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। देखिए, ये मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन कोई टेस्ट मैच वाली इन्वेस्टिगेशन है कि चले जा रही है। अब यार 2 दिन में फैसल साहब एक चीज़ देखें, जियो फेंसिंग होती है, आपको चीज़ समझ आ जाती है कि यार ये डेटा सेट है हमारे पास, ये लोग थे यहाँ से आए थे। अब पाकिस्तान में भी आप देखें, अब इतने लोअर लेवल पे हो गई हमारे ये थाने का एक एसएचओ जो है ना, उसको आप वो जियो फेंसिंग के थ्रू मुजरिम पकड़ के आपको दे देता है। यार हमारे ये इस्लामाबाद के किसी थाने का एसएचओ ना, मोदी साहब आप ले लें, वो आपको तकरीबन मेरा ख्याल एक दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे, उसमें आपको बता देगा यार बंदे कहाँ से आए थे, कौन थे, कहाँ गए, क्या मामला थे, सारा कुछ निकाल के आपको देता है। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हुए जा रही है। ये कोई बच्चा थोड़ी है जो डिलीवर होने में 9 महीने लगाएगा। यार क्या बातें क्या कर रहे हैं, ये किसको चूना लगा रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अपने जो मीडिया के जो ये अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त, इस तरह के लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया के हवाले से आप क्या समझते हैं रिजवान साहब के, जैसे कि पाकिस्तान का मिलिट्री रिस्पॉन्स था इंडिया के लिए, बड़ा करारा जवाब इसको हम कहते हैं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने इंडियन मीडिया की फेक न्यूज़ को काउंटर किया है, तो उसके बाद कितने सारे जो इनके बड़े नाम थे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ना हमारा है ना उनका है, थोड़ी बहुत तो साइड लेंगे वो इंडिया की ऑब्वियसली, लेकिन बात यह है कि जब वो फैक्ट्स को चेक करेंगे, दोनों साइडों के फैक्ट्स को सामने रखेंगे, तो सच तो खुल के सामने आएगा ना। जब दोनों साइडों का एक रिस्पांस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जब वो सामने आएगा, तराजू में तुलेगा, तो खुद ही लोगों के सामने आ जाता है कि यार सच क्या है, हकीकत क्या है। इंटरनेशनल मीडिया ने यही, अब मोदी साहब का एक और झूठ आप समझे ना, कि सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी। अब वो सैटेलाइट इमेजेस से सारी दुनिया को पता चल गया उसी रात कि यार इंडिया की तो भर भर की धुलाई हो रही है। अच्छा, अगर सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी, तो उसके बाद जो इनका इल्जाम था कि जी पाकिस्तान ने इसकी वायलेशन की है, तो इतना बेवकूफ था पाकिस्तान? मोदी साहब खुद तो चूंकि सठिया चुके हैं, बल्कि वो तो सतरिया चुके हैं मेरे ख्याल से, 80 आ चुके हैं, 80 आ चुके हैं। तो ये बचगाना बातें करके फिर मैं वही बात करूंगा जिससे हम पिछले व्लॉग्स में बात करते रहे हैं, कि अभी भी ये शख्स आपको मेंटली स्टेबल लगता है? ये किसी मुल्क की बागडोर संभालने के लायक लगता है आपको? देखिए, अब तो बिल्कुल मेरा ख्याल है उनका नफ्सियाती जो मुआयना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया से भी आप मेरी बात को सेकंड करेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। अब मेरा ख्याल है, जो पहले मैं समझता था मेरी गलत फहमी थी कि यार ये बंदा, आप इतनी सी चीज को देख लेना कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे एक वाकये की, आप बजाय इसके कि उसकी तहकीकात करें, आप उठकर एक मुल्क पे हमला कर देते हैं। यार पास में चोर कभी खुद अपनी चोरी की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा? इस बंदे ने खुद चोरी किया है। लेकिन रिजवान साहब, आप एक एटमी कुव्वत पे उठकर हमला करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि आपने हमला कर भी दिया, उसमें आपने हजीमत भी उठा ली, और फिर इनके मीडिया ने, चले ये एक हमारी अस्करी कुव्वत से तो उनको पता चल चुका था, वहां से तो हजीमत उठाई ली थी, इनके मीडिया को किरदार अदा करना चाहिए था, वहां से भी उनको जितनी एम्बेरसमेंट हुई है। देखिए, मीडिया की जहां तक आप बात करें ना, मुझे सबसे बड़ा अफसोस हुआ बरखा दत्त जैसे लोगों को। यार इस औरत की कोई क्रेडिबिलिटी थी, ये पाकिस्तान में आई है तो यहाँ इसको बड़ी इज्जत दी गई, बड़ा मुकाम दिया गया। जब साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, मोटरवे पे बैठ के ये कबाब शबाब भी खा रही थी, सिक्योरिटी, मतलब ऐसा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। उस वक्त इनके ट्वीट्स देख लें आप, नवाज शरीफ से मिली, मरीम नवाज से मिली है, और ये जाके क्या हरकतें कर रही है, किस तरह की बात। यार बरखा दत्त के अलावा भी आप देख लें इनके बड़े सहाफ़ी और जो बड़े यूट्यूबर्स जो इन सहाफ़ियों से भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी रखते हैं मौजूदा दौर में, बिल्कुल ऐसे आप उनको देखें कि वो भी इस वक्त बाइस्ड हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, वो भी कोई रैशनल बात कर ही नहीं रहे, वो बचगाना बातें, और वही जो मोदी वाली सोच है। मसला ये कि वहाँ पे रैशनल बातों की स्पेस कम कर दी, 8000 ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए, यूट्यूब अकाउंट्स बंद कर दिए, तो वहाँ फिर यही बातों की जगह रहेगी ना। फिर जब आप रैशनल बातों को आप रोक देते हैं, फिर बचगाना बातें ही नजर आएंगी ना, और जब इस तरह की बातें नजर आएंगी ना, एंड ऑफ द डे आपकी जो पूरी सोसाइटी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारा तबाह हो जाएगा। अच्छा, यानी कि ये जो पहलगाम वाकया था और ये जो जंग पे आके ये चीज खत्म हुई है सीज फायर पे, तो आप ये समझते हैं ये सारा जो मुद्दा था इसको मोदी साहब ने पॉलिटिसाइज ही किया है? बिल्कुल ऐसे, एग्री, सिर्फ अपनी सियासत और इक़्तिदार बचाने के लिए, और वो नहीं बचेगा, वो इनके गले पड़ेगा। मिस कैलकुलेट कर गए हैं, और अब मेरा ख्याल है इनको नुकसान हो। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।